आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले की बॉर्डर की। इन दोनों जिलों के बीच एक घाटी पड़ती है। इसको मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी से होकर ही रीवा के लोग सीधी जाते हैं तथा सीधी के लोग रीवा आते हैं। इस घाटी को पार करने में लगभग 40-60 मिनट लग ही जाते हैं। दिन में भी यह घाटी डरावनी ही लगती है। यहाँ पर घातक मोड़ है, जिसके वजह से इस घाटी पे आए दिन जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार अपराध के प्रति कठोर है। इसके लिए अब यहाँ पर अपराध ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन एक समय यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं एक सामान्य बात हुआ करती थी। हालांकि अब भी एक दुक्का अपराध यहाँ पर घट ही जाते हैं। रात को इस घाटी से निकलना एक मूर्खतापूर्ण और जान को जोखिम में डालने वाला काम साबित हो सकता है। ऐसा ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाया करते थे और हम लोग इस बातों को बड़ा ही ध्यान से पालन करते थे। लेकिन एक बार अगस्त के महीने की बात है, मुझे किसी आवश्यक काम से सीधी जाना था। रात को 12 बज रहे थे। थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन जाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए जाना तो पड़ेगा। यह मानकर मैं अपने एक दोस्त को अपनी समस्या बताया और उसे भी साथ लेने जाने लगा और बड़े बहानों के बाद वह साथ में चलने को तैयार हो गया। मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक थी। उसी पे हम दोनों सीधी जाने के लिए रात को 12 बजे तैयार हो गए। मैंने गाड़ी चलाकर और अपने दोस्त को पीछे की सीट पर बैठा हुआ, पर बिना मन के मेरे साथ जा रहा था, क्योंकि उसे भी रात को मोहनिया घाटी पार करने से डर लग रहा था। बहुत पहले की बात है, उसके गांव के कुछ लोग इसी घाटी से होकर रीवा आ रहे थे, लेकिन वो लापता हो गए। उनका कोई पता नहीं लगा। उस गांव का मानना है कि इस घाटी में रात को घूमने वाले भूतों ने उन लोगों को अपने साथ ले गए थे। मेरे दोस्त ने एक बार यह किस्सा मुझे सुनाया था, इसलिए हम दोनों को वह किस्सा बार बार याद आ रहा था और इसलिए हम लोग डरे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर बैठकर सीधे के लिए जा रहे थे। आधे घंटे के बाद हम डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें उस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, ना ही कोई आती हुई गाड़ी, ना ही कोई जाती हुई गाड़ी। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हम हिम्मत बांधकर उस मोहनिया घाटी को पार करने के लिए आगे बढ़े। अब हम उस पहाड़ी नुमा घाटी पर थे। रास्ते बहुत ही सकरे थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें लगे हुए घने पेड़ थे, तो दूसरी तरफ खाई थी। इस तरीके से हम मोहनिया घाटी को पार करने लगे। मोहनिया घाटी में कई मोड़ हैं जो कि बहुत ही डरावनी हैं और खतरनाक भी हैं। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर से पीछे देखा। पीछे से एक बाइक आ रही थी, तो हमें एक संतोष हुआ कि चलो हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। थोड़ी देर में वो बाइक हमारे बगल से होकर गुजरी। उसमें एक 40 वर्ष की उम्र के आसपास एक आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं पल्लू उसका गाड़ी में न फंस जाए और वहां दोनों की दुर्घटना का शिकार हो जाएं। इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी, आपका पल्लू हवा में उड़ रहा है, कहीं गाड़ी में न फंस जाए तो आप उसे संभाल लीजिए। ऐसा बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त मुझे डांट रहा था कि इतनी रात को क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की, पता नहीं कौन अनजान लोग हों, क्यों रात को अनजान और डरावनी जगह पर अजनबियों से बात करते रहते हो। मैं उसकी बातों को सुनते हुए गाड़ी चला रहा था और आसपास के डरावने पेड़ों को और सुनसान पहाड़ को महसूस करके अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी पीछे से फिर वही बाइक वाला रफ्तार के साथ
अपनी गाड़ी को चलाते हुए मेरी बराबरी में आया। इस बार उसके पीछे कोई महिला नहीं थी। उस बाइक वाले के चेहरे में एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए थे कि उस बाइक वाले के साथ वह महिला क्यों नहीं बैठी हुई है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ ही थी। हमारे मन को में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और प्रश्न उठने लगे कि उस महिला के साथ क्या हुआ। हमने तुरंत उस बाइक वाले से पूछा, तुम्हारे साथ जो महिला थी वह कहाँ है? उस बाइक वाले ने भी हैरानी के साथ बोला कि मैं तो अकेले ही जा रहा था, मेरे साथ तो कोई भी महिला नहीं थी। उसने जैसे ही ऐसा बोला हम दोनों दोस्त और डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। हम दोनों ने अपनी गाड़ी रोक ली और मैंने उस अनजान मोटरसाइकिल वाले से जोर देकर पूछा, तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? उसने अपनी भारत माँ की कसम खाते हुए कहा कि मैं अकेले ही सीधी ओर जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने की बात कही तो मैं चौंक गया, इसलिए मैं आपसे पुष्टि करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ किसे देखा। यह सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने भी कसम खाते हुए कहा उस बाइक वाले से कि हमने तुम्हारी गाड़ी में पीछे एक महिला को बैठे हुए देखा था। अब हम तीनों डरे हुए थे। तभी हमने एक जोर की हंसी सुनी और हंसी वाली दिशा में हमने देखा तो पाया कि वहां पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस विशाल पीपल के पेड़ पर एक मानवीय आकृति बैठी हुई थी जिसकी जोर जोर से हंसने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। हम तीनों डर गए थे और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार में चलाने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर पर आता तब उसकी बाइक पर हमें वही महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उससे आगे निकल जाते। वही गाड़ी वाला भी स्थिति को भांप कर गया था और इसलिए वह भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर हर बार हमारे आसपास ही रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद हम मोहनिया घाटी के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। मोहनिया घाटी के दूसरी तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। वहां पहुंचते ही उस भूतनी का छाया अब हमसे दूर हो चुकी थी। जो गाड़ी हमारे भारी चल रही थी अब वह फिर से ठीक चलने लगी थी। अब हम सब मंदिर में सुबह होने तक रुक रहे थे। 5 बजने के बाद ही हम लोग वहां से आगे की यात्रा के लिए निकले। उस दिन के बाद हमने कहीं भी देर रात को सीधी मोहनिया घाटी से होकर नहीं जाता हूँ। मोहनिया घाटी की दूसरी तरफ मौजूद यह हनुमान मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। उस मंदिर पर जब हम ठहरते हुए तो वहाँ के बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि मोहनिया घाटी में एक भूतनी रहती है जो कि प्राण घातक तो नहीं लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान जरूर करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक बार कोई व्यक्ति मोहनिया घाटी से सीधी की ओर जा रहा था तो वह भूतनी उस गाड़ी को अपनी माया से बिगाड़ दिया था, जिसके बाद वह गाड़ी वाला को पूरी घाटी को पार करने में 3 घंटे लग गए थे। यह किस्सा सुनने के बाद अब मैं तो सीधी जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूँ और अगर रात के 10 बजे के बाद जाना हो तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि वह से होकर नहीं जाऊँगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमें मजबूरन जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे एक बार फिर जाना पड़ा था तो मैं अपनी गाड़ी में हनुमान जी की एक फ़ोटो ले गया था और पहाड़ी पार करते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ता रहा तो मुझे किसी भी प्रकार से दोबारा उस भूतनी को देखने का अवसर नहीं मिला। तो दोस्तों, याद थी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर। तो दोस्तों, आपका पार्ट 2 की घटना में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 की घटना। दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरी दादी माँ सुनाया करती थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा भी भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंडक बहुत ज्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा धुंध छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी पड़ती है।
जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर के कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी की जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि हाँ, किसी मजबूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी उस महिला ने कुछ नहीं बोला। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, जिसके वहाँ दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई। दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया था। दादी को लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिलाएं मछलियां बैग से निकाल ही रही है। बाद में दादी माँ रसोई में पहुंची कि देखा मछलियां अभी बैग से ही निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब का खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। रसोई में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। 10-15 मिनट बाद दादी में रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर दादी माँ डर गई। उनके पैर वहीं जम गए। दादी माँ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछलियाँ खाने में मगन थी। इसके कारण दादी पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज्यादा भयानक न हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घर से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल
लोगों को देखकर गांव से जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देती। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। जल्द मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो दोस्तों, आपका पार्ट 3 में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 की सच्ची घटना। मित्रों, मेरा नाम है सुरेश और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम है दीपक और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, वो उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात करता था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया था तो उसकी मंगेतर बोली आवाज में, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर से सोचा शायद मजाक तो नहीं होगा। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात के बारे में बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई। उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1 के 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसने अपने सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ देखा। वो बोलने लगा, आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। अब मेरी सांस रुक गई थी। दीपक ने उसी वक्त के सामने भगवान का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की। वो बोला, कल रात तुम मुझे क्या नाम जनाब बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदलती हुई आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तुझे अंदर कदम रख कर देख, तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई।
उसके अगले दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने हीना की हालत डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। वो कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। फिर उसके घर वालों ने हीना को घर ले जाने को कहा। दीपक को बुलाया और कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने कहा कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। वो बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। यह सुनकर मैं रोकर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिले के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें दीपक नाम का लड़का था। अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। दीपक 20 साल का जब हो गया तब उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए तभी दीपक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इस लड़की से शादी करूँगा। वो बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। उन लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से घर में खुशियाँ छाई थी। सारे मेहमान से घर भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घूमने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी कराऊंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उसका इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोच ही रहे थे कि कहीं पेड़ दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे, थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। और तभी आम का पेड़ तभी दिखा। वहाँ लोग डोली रखकर पानी पीने लगे और बहू बोली, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उसी पेड़ की एक डाल पर चुड़ैल बैठी थी जो नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो दीपक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन के साथ बात कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही दीपक जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने घूंघट में छुपी हुई चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो जब आप जीवित रहेंगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है।
यह गांव हमारी भी निगरानी में रहेगा क्योंकि यह मेरा ससुराल है। और मैं आपको यह बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत होगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेतों का निवास होता है, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भी भूखमरी या फिर भी कोई बीमारी नहीं आती है। वहां पर हंसी खुशी सब रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। जल्द मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा देरी करते ना हुए चलिए बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित वर्मा और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई शादी हुई थी। 21 मई 2017 दीपक और शिवानी की शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर रोज शिवानी को कहीं न कहीं घुमाने को ले जाया करता था। शादी के लगभग 10 दिन बाद होगी, दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। तो अचानक दीपक की बाइक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी और बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी झाड़ी के में बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद चले जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, हाँ सही है। वे दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। लेकिन अचानक दीपक की पत्नी को घबराहट महसूस होने लगी और उसने कहा, दीपक चलो यहाँ से, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरे पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। दीपक ने भी ना देर करते हुए शिवानी को बैठाया बाइक पर और वहाँ से सीधा अपने गांव घर पर आकर ही उसने गाड़ी को रोकी। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर और खिलाने के बाद आराम करने के लिए कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास ही पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 बजे करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपने अपने जगह सोने को चले गए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद दीपक जब कमरे के अंदर आया तो दीपक को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल भी हैं। शिवानी बड़ी विचित्र निगाहों से उसे घूर रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दीपक ने उसके पास आकर शिवानी से बड़ी शांति से कहा, क्या हुआ है शिवानी, तबीयत ठीक है? अब तुम्हें आराम है कि नहीं? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा यहाँ से। यह सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी ज्यादा डर गया। जब शिवानी ने ऐसा बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज खतरनाक और डरावनी तो थी, लेकिन वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज में दीपक को भगा रही थी। यह देखकर दीपक डर गया, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बिठा दिया।
लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ गई हो। उसने दीपक को झटक कर नीचे गिरा दिया और उसके सीने पर जाकर बैठ गई। शिवानी के अंदर से किसी आत्मा की आवाज निकल रही थी। वो बोल रही थी, तुझे अभी मार दूंगा, अभी मार दूंगा, तू मर जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से। इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब जा मुझे अच्छी लग रही है और अब जा मेरे साथ चली जाएगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी कि अचानक शिवानी ने उसको लात मारकर दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद बेड पर जाकर बैठ गई। दीपक उठा वहां से और फिर उसने शिवानी को पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो न जाने कौन सी शक्ति या ताकत प्रवेश कर चुकी थी। उसने वही पैर उठाकर पूरी तरह से कमरे के अंदर पलट दिया और वो बेड सिर सीधा दीपक के जा लगा। फिर दीपक के भी चोट लगी और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था कि शिवानी ने दीवार पर से सामने लगा शीशा उठाकर दीपक की तरफ उठाकर मारा और शीशा पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। लेकिन किसी तरह शायद दीपक इस शीशे की चोट से बच गया। उसे टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर अब नंगे पैरों लिए चलने लगी। जहां जहां शीशे के टूटे बिखरे हुए थे, शिवानी उन्हीं के ऊपर चल रही थी और शिवानी के पैरों में सब खून ही खून बह रहा था और पूरी तरह रूम में खून खून हो चुका था। शिवानी उसी खतरनाक आवाज में चीखती और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो। तभी उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज से घर के सभी लोग जग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाजा खोलने को कहने लगे। दीपक को जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां के खड़े दीपक के घर के लोग मानो होश ही उड़ गए। इतनी बुरी स्थिति भी उस कमरे के अंदर ब्लड उल्टा और टूटा रखा था और पूरे कमरे में कांच कांच और खून खून हो रखा था। दीपक के घर के लोगों को वहां खड़े शिवानी देखा तो शिवानी का चीखना चिल्लाना और तेज हो गया। बस एक ही बात कह रही थी, सबको मार दूंगी मैं, तुम सब लोग अब मेरे जाओगे, चले जाओ यहाँ से, हमारे पास अब सब चले जाओ, या अब मेरे साथ जाएगी, इसको मैं लेकर ही जाऊंगा। शिवानी रूम के अंदर से जो कुछ भी सामान था उसने उठा कर सबको फेंक कर मार रही थी। और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा उसको दीपक ने मिलकर शिवानी को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया। लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा में ऊपर उड़ने लगी और काफी देर तक छत पर चिपकी रही और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी छत पर चिपका दिया हो। और तभी अचानक से एकदम झटके में वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा। और वहां गांव के लोग आवाजें सुनकर आ गए और गांव के लोगों ने आकर कहा कि जाओ और कोई आदिवासी बाबा को लेकर आओ, जाके वही इसको बचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग बहुत मिल जाते हैं। जंगलों में गांव में लगभग 9 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बाबा रहते थे। गांव में किसी को भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी समस्या होती थी तो उन्हीं के पास लोग जाते थे। बाबा ऐसी चीजों के बहुत जानकार थे। दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को लेने के लिए निकल गए। घर से रात का समय था। गांव की सड़क भी ज्यादा ठीक तो नहीं थी, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 मिनट में उस जंगल में पहुंच गए। हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई कि क्या हो रहा है। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ यह बल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी में भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा। इसकी आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।